जी, वैशाली जी विज्ञान आश्रम से पिछले 3-4 साल से जुड़ी हुई है और वो मेडिसिनल प्लांट्स और किचन गार्डन के क्षेत्र में पिछले 15 से 20 साल में 20 साल से काम कर रही है। अ, धन्यवाद भक्ति। आज का ये जो सत्र है छत पर सब्जियां उगाना, उसमें मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का जो सत्र है वो बड़ा मजेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम सबको ताजी हरी पत्तेदार सब्जियां खाने में बहुत मजा आता है। और ऊपर से अगर वो सब्जियां हमने खुद अपने बाग बगीचे में या शाक वाटिका में उगाई हो, तो वो सब्जी खाने में और भी अच्छा लगता है। तो हमारा सत्र शुरू करने से पहले हमें ये जान लेना बहुत जरूरी है कि घर पर सब्जियां उगाने की आवश्यकता क्या है और थैली में सब्जियां उगाने का तरीका हमें क्यों जानना जरूरी है। जब हमारा ट्रेनिंग शुरू हो रहा था, तब काफी लोगों से सवाल आ रहे थे कि हमारे यहाँ जगह नहीं है और हमें कम जगह में शाक वाटिका तैयार करने का तरीका बताया जाए। तो हमने थैली में शाक वाटिका करने का जो तरीका अपनाया था और वो बहुत फायदेमंद रहा था, वही तरीका हम आज आपको बताने वाले हैं। जब ये इसकी आवश्यकता हम जान लेते हैं, तो पहले 2 सत्र में हम ये तो जान गए थे कि हमारे सेहत के लिए सब्जी, ताजी सब्जी और रसायन खाद के बिना उगाई गई सब्जी बहुत जरूरी है। लेकिन आज शहर में बड़ी-बड़ी इमारतें खड़ी हो रही है और वहाँ जगह की कमी हो रही है, तो शाक वाटिका कहाँ लगाए? गांव में भी परिवारों का अलग-अलग हो जाना, जिसकी वजह से जगह कम हो रही है। आज हमारे पास समय का है, जो कि हम शाक वाटिका की देखभाल कर पाए। बहुत सारी जगह पे पानी कम है, तो इस प्रकार अनेकविध समस्या के कारण हम इच्छा होते हुए भी शाक वाटिका नहीं लगा सकते और इस प्रकार की सभी समस्याओं का समाधान हमें यहाँ मिल सकता है। अब खेती के अलग-अलग तरीके हैं। तो सबसे पहले हम खेती के जो तरीके हैं उसको जान लेते हैं, जहाँ पर हम सब्जियां उगा सकते हैं या शाक वाटिका का निर्माण किया जा सकता है। हमारे घर के बाजू में या खेती के कुछ हिस्सों में हम मिट्टी तैयार करके शाक वाटिका का निर्माण कर सकते हैं। मिट्टी के बिना खेती करने का भी एक तरीका है, जो आप में से कुछ लोगों को पता होगा, जिसको हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। खेती पानी के ऊपर और कुछ न्यूट्रिएंट्स डाल के की जाती है। खास करके जो पत्तीदार सब्जियां होती है, उसको ये तरीके में उगाया जा सकता है। उसके साथ ही साथ एक्वापोनिक्स ये भी एक सब्जी उगाने का तरीका है, जिसमें मछलियों के साथ साथ हम उसी पानी से खेती कर सकते हैं या सब्जियां उगा सकते हैं। हमारे घर में जो ड्रम होते हैं, जो खाली ड्रम होते हैं या थैलियाँ होती हैं, उसमें भी सब्जियां लगाई जा सकती है। ये जो खेती करने का अलग-अलग तरीके हैं, उसका विज्ञान आश्रम में हम अलग सा प्रशिक्षण भी देते हैं। अगर आप में से किसी को ये जो नए तरीके हैं, उसको सीखना है और शाक वाटिका लगानी है या सब्जियां उगानी है, तो वो विज्ञान आश्रम में अलग से संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि आज का अपना जो विषय है, वो विषय है कि थैली में सब्जी लगाना। तो हम उसके बारे में जानकारी लेंगे। अभी सभी स्लाइड के बाद फिर से आपको एक वीडियो भी दिखाया जाएगा और उसके बाद अगर आपके कुछ सवाल हैं, तो उसके जवाब हम उसी दौरान दे देंगे। अब थैली में खेती करने के लाभ क्या है? तो जैसे हम देखते हैं कि जगह कम होने के कारण बहुत सी बिल्डिंग बनाई जाती है और उसमें एक के ऊपर एक फ्लैट बनाए जाते हैं। तो कम जगह में ज्यादा घर बन सकते हैं।
उस प्रकार हम थैली में 7 से 9 तक पौधों की रोपाई कर सकते हैं। कैसे करना है वो हम आगे देखेंगे। अब कम जगह लगने की वजह से इसके जो प्रबंधन है वो करने के लिए भी हमें कम समय लगता है। और सबसे बेहतरीन बात ये है कि उसमें पानी देना बहुत आसान रहता है। थैली में पौधे होने की वजह से जो मिट्टी में खरपतवार आती है वो ये थैली में नहीं आती या फिर कम आती है और उसको निकालना बहुत आसान होता है। इसमें कीड़ों का नियंत्रण भी हम आसानी से कर सकते हैं। ये जो सब्जियां है ये थैली में होने के कारण उसे हम एक जगह से दूसरी जगह में ले जा सकते हैं। तो है ना ये आसान और मजेदार चीज। तो जो साधन हमारे पास उपलब्ध है उसे हम उसका उपयोग करके उसका इस्तेमाल करके हम ये थैली में सब्जी उगा सकते हैं और साथ ही साथ उसी सब साधन जो है उसका हम पुनर्वापर भी कर सकते हैं। इसमें हम अगर हमारे पास उपजाऊ मिट्टी नहीं है तो वो मिट्टी में खाद हरा खाद या और अलग-अलग तरीके उसमें मिला के अलग-अलग घटक जो है वो उसको मिला के हम वो मिट्टी को उपजाऊ कर सकते हैं। अब एक यहाँ पे हम आपको एक थैली भरने के लिए जो सामग्री लगती है उसके बारे में बता देते हैं। इसी प्रकार आपको जितनी भी थैलियां भरना है उसका गुना करके आप थैलियां भर सकते हैं। जैसे अभी जो थैली में हमें सब्जी लगानी है उसके लिए सबसे जरूरी है जल निकासी लाल मिट्टी। अगर हमारे पास जल निकासी लाल मिट्टी नहीं है तो हमें वो मिट्टी में थोड़ी रेती मिलानी पड़ेगी। वो कितनी मिलानी है वो हम आगे देखेंगे। उसके बाद हमें मिट्टी को उपजाऊ करने के लिए गोबर का खाद चाहिए। और ध्यान रखिए कि गोबर का खाद अच्छा और काफी दिन का जो होता है वो होना चाहिए। ताजा गोबर का खाद हम इसमें नहीं मिला सकते। उसके बाद लकड़ी से मिलने वाली जो राख हमारे चूल्हे में जो राख होती है वो राख का हमें यह इस्तेमाल करना है। अब ये हमें 1 किलो चाहिए, गोबर का खाद हमें 5 किलो चाहिए और जो लाल मिट्टी है वो 30 से 35 किलो होनी चाहिए। अब हमारे पास अगर लकड़ी की राख नहीं है क्योंकि हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग शहर से होंगे तो वहां पे राख नहीं मिलेगी क्योंकि अभी चूल्हा नहीं रहा है। तो भी वहां पे जो भी बेकरी होगी मतलब वो बेकरी में आपको राख मिल सकती है। महीन रेती 2 से 3 किलो हमें लेनी है। अगर हमारे पास हमारी जो मिट्टी है वो लाल मिट्टी नहीं है तो उसमें रेती मिलानी बहुत जरूरी है। चावल का छिलका या नारियल का छिलका हमें 5 किलो चाहिए। अगर हमारे पास चावल का छिलका या नारियल का छिलका नहीं है तो भी कोई बात नहीं। जो सूखा हुआ घास होता है वो घास को काट के हम इसमें मिला सकते हैं या फिर हमारे बागान में जो सूखे पत्तियां हैं वो पत्तियों को भी हम काट के इसमें मिला सकते हैं। उसके साथ में हमें चाहिए हरी खाद। अब हरी खाद हमें किससे मिलेगी? तो एक जो पेड़ होता है ग्लिरिसिडिया, आगे हम उसका फोटो देखेंगे, या फिर करंज है, निर्गुंडी है, नीम के पत्ते हैं। तो ये हमें 2 से 5 किलो चाहिए। हमें थैली भरने के लिए पथरी का होना बहुत जरूरी है। तो हमें 10 किलो पथरी चाहिए। क्यों चाहिए वो हम आगे देखेंगे। उसके बाद एक थैली, वो चाहे सीमेंट की हो या अनाज की हो, वो जिसमें 25 से 30 किलो अनाज होता है या फिर 50 किलो अनाज होता है। तो वो जो खाली थैली है वो थैली हमें चाहिए। फिर हमें चाहिए रोपाई 7 या 9। उसके साथ साथ हमें 12 सेंटीमीटर व्यास का जो पाइप होता है वो पाइप हमें चाहिए। वो हम आगे देखेंगे। अब हम थोड़ा-सा ये देखते हैं कि ये जो सामग्री है, ये सामग्री को हम क्यों क्यों ले रहे हैं और किस तरीके से हमें ये सामग्री लेनी चाहिए।
तो इसमें जो मिट्टी जो हमने आप पहले ही बताई कि लाल मिट्टी होनी चाहिए, पानी निकासी वाली होनी चाहिए। गोबर जो है वो अच्छा गोबर होना चाहिए। अगर हमारे पास गोबर का खाद नहीं है, तो हम यहाँ पे केचुआ खाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कोई भी कंपोस्ट जो हमें बाजार में मिलेगा, उसको भी हम ले सकते हैं। उसके बाद हम खाद से खाद और मिट्टी इसको जब हम मिलाते हैं तो इससे क्या होता है, तो मिट्टी में जो जीव होते हैं जो पौधों को बढ़ने में मदद करते हैं, तो वो जीव को बढ़ाने का काम खाद करता है और इसकी वजह से पौधों का जो पोषण है वो पोषण पूरी तरह से हो जाता है। अब हम आपको बता रहे हैं कि इसमें हमको राख मिलानी है, तो हम राख क्यों मिला रहे हैं? तो राख में फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, बोरान इस प्रकार के घटक होते हैं जो पौधों का बढ़ने के लिए पौधों को बढ़ने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। उसके बाद हम इसमें मिला रहे हैं नारियल का छिलका या फिर हमारे पास जो चावल है उसका छिलका। तो ये क्या करता है, तो इसकी वजह से अगर हमारी मिट्टी लाल पानी निकासी वाली नहीं भी होगी, तो उसको हल्का करने का काम नारियल का छिलका और या फिर हमारा जो चावल का छिलका है वो करता है। पतरी का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो पानी है वो पानी सभी जगह पहुंचाने में आसानी हो। सभी पौधों को पानी मिलना बहुत जरूरी है, तभी पौधों की बढ़त अच्छी होगी। ऊपर हमने बताया था आपको हरी खाद जब बता रहे थे तब कि ग्लिरिसीडिया के पत्ते। अब ग्लिरिसीडिया के पत्ते या फिर नीम के पत्ते हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी वजह से मिट्टी को और उपजाऊ बनाने में सहायता मिलती है। उसे हरा खाद भी मिलता है और साथ ही साथ इसमें ग्लिरिसीडिया के जो पत्ते हैं इसमें नत्र होता है। नत्र क्या है, तो जैसे हम अपनी खेती में खेती अनाज अच्छा आने के लिए हम यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, तो यूरिया में जो नत्र होता है वही नत्र हमें इसमें ग्लिरिसीडिया में मिलता है। अब यूरिया तो हम पैसे दे के खरीदते हैं, लेकिन ग्लिरिसीडिया के जो पत्ते हैं वो तो हमें आसानी से और मुफ्त में मिल जाते हैं, तो इसीलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब कड़ू नीम के जो पत्ते हैं इसमें हम इसीलिए मिलाते हैं कि उसमें जो कड़वापन है, वो कड़वापन होने की वजह से जो कीड़ है, कीटक है या चींटी है, वो पौधों से दूर भागती है, तो इसीलिए हम नीम के पत्ते यूज करते हैं। अब थैली भरने का तरीका वो क्या है, वो हम जानना बहुत जरूरी है। अब थैली भरने के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। हमारी मट्टी के लिए तो हमारे पास सब साधन सामग्री आ गई, लेकिन जहाँ पे हम थैली रखने वाले हैं वहां पे क्या क्या तैयारी करनी है, तो सबसे पहले जहाँ पर हम थैली रखना चाहते हैं वो जगह हमें तय करनी है, उसको साफ करना है, उसको समतोल करना है। मतलब अगर कोई पत्थर है वहां पे, तो वहां से उसको हटाना है। अ, थैली सही तरीके से रखने के लिए जगह को समतल रखना बहुत जरूरी है, ताकि जब थैली बहुत वजनदार होती है, मतलब उसमें मट्टी रहेगी, उसमें हम पानी डालेंगे, पौधों की बढ़त होगी, तो वो बहुत वजनदार हो जाती है और गिरने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो इसीलिए जगह समतल होना बहुत जरूरी है। अगर आपने चुनी हुई जगह पे बहुत बारिश आता है, मतलब बारिश के मौसम पे बहुत बारिश आता है और पानी जम जाता है, तो थैली को नुकसान ना पहुंचे इसके लिए 6 से 10 इंच ऊंचा बेड मिट्टी का या पत्थरों का हमें बनाना चाहिए और वो पत्थर के ऊपर हमें थैली को रखना चाहिए, ताकि जो अगर पानी जम भी जाता है तो थैली को नुकसान ना हो। उसके बाद थैली भरने के लिए जो सामग्री हमने ले ली है उसे हमें अच्छी तरह से मिलाना है। अब उसके लिए अगर हम मोटा मोटा तरीके से
देखते हैं कि कौन सा साधन कितना लेना है। तो उसमें 5 भाग मिट्टी, 3 भाग खाद, 1 भाग लकड़ी की राख, 1 भाग नारियल या चावल का छिलका। और अगर मट्टी बहुत ज्यादा पानी पकड़ लेती है या फिर कड़ी बन जाती है, तो उसमें हमें 1 भाग रेत डाल डाल देनी चाहिए। जो हमने मिश्रण तैयार किया है, वो 3 भाग मिश्रण और जो हरी पत्तियां है वो 1 भाग मिक्स करना है। यानी हमारे पास ये जो मिश्रण है वो मिश्रण तैयार हो जाएगा। अब ये जो तैयार हुआ जो मिश्रण है वो हम अपने थैले में भर सकते हैं। अब थैले भरने का जो तरीका है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब हमें बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि थैली भरने का तरीका क्या है। तो उसमें अब एक आप थैली लीजिए, उसे यहाँ चित्र में जैसे दिखाया गया है उसी प्रकार चिन्हांकित कीजिए। याद रहे कि ये चिन्ह जो है वो हमें क्रॉस में लगाने हैं। यदि आपकी थैली 30 किलो अनाज की है, तो उसे सभी बाजू से 6 चिन्ह हम लगा सकते हैं। और ऊपर हमें हम साइड से 6 पौधे तो लगाएंगे और ऊपर हम 1 पौधा लगा सकते हैं। तो ऐसे ये 7 पौधे हम एक थैली में लगा सकते हैं। और अगर हमारे पास 50 किलो अनाज की थैली है, तो सभी बाजू में 7 चिन्ह लगाए और ऊपर 2 पौधे पौधे हम लगा सकते हैं। तो इसी प्रकार हम इसमें 9 पौधे लगा सकते हैं। अब हमें क्या करना है, तो थैली में सबसे पहले 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जो मिश्रण हमने तैयार किया है उसे भर देना है। उसके बीचों बीच एक ईंट या पत्थर का टुकड़ा रखना है और उस पर पाइप जो है वो पाइप हमें रखना है। ये पाइप अ, हमने आपको पहले जो बोला था 12 सेंटीमीटर, तो उतनी लेनी है। या फिर 1.5 इंच या 2 इंच की हम पाइप ले सकते हैं, ताकि उसमें जो हम पथरी भरेंगे वो आसानी से नीचे तक जाएगी। फिर वो पाइप को ईंट पर सीधे तरीके से रखकर उसमें पथरी भर दीजिए। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं कि पाइप को पकड़ा है और ऊपर से पथरी उसमें डाली जा रही है। उसके बाद पाइप के चारों ओर से थैली में समान रूप में मिट्टी भर दीजिए। याद रखिए कि जब हम थैली में मिट्टी भर रहे हैं, तो उसे समान तौर पे भरना है और थैली के ऊपर हमें 10 इंच तक थैली खाली रखनी है, ताकि जो पानी हम देंगे वो बहना नहीं चाहिए। फिर पाइप को धीरे धीरे घुमाते हुए ऊपर निकाल दीजिए। अब जो पथरी हमने पाइप में भरी थी, वो पथरी थैली के नीचे से ऊपर तक थैली के बीचों बीच गिर जाएगी। अब उसका लाभ ये है कि जब हम थैली में पानी डालेंगे, तो वो थैली में चारों तरफ फैल जाएगा और सभी पौधों के जड़ों को पानी अच्छी तरह से मिलेगा। आपको पता होगा कि मिट्टी में सही मात्रा में हवा, पानी, खाद, सेंद्रीय कर रहने से पौधों की बढ़त अच्छी होती है। तो ये पथरी अंदर हवा रहने के लिए भी मदद करती है और पानी सभी जगह फैलाने के लिए भी मदद करती है। अब थैली को जहाँ चिन्हांकित किया था, वहां पे हमें ये चित्र में आप देख सकते हैं कि थैली में समान रूप से मिट्टी भी भरी है और जो पथरी थी वो नीचे से ऊपर तक आई है। अब इसमें हमें पानी डाल देना है। अब थैली भरते समय यहाँ पे जैसे आपको दिखाया गया है कि जो हमने चिन्हांकित किया था, तो यहाँ पे जो आप लाल रंग से देख रहे हैं, उस जगह पे हमें थैली को काटना है। मतलब 2 कोने में, 2 ऊपर के 2 कोने हमें काटना है और जो तीसरा कोना है उसको हमें अंदर धकेलना है। तो इसी तरह से हमें थैली के ऊपर जो चिन्हांकित किए है वहां पे काट के रुपाई करने के लिए जगह बनानी है।
अब इसमें जब हम ये चिन्हांकित करेंगे, उसके बाद हमें धीरे से उस पे पानी डालना है। और ये पानी जो हमने पत्थरी डाली है, नीचे से ऊपर तक जो बीचों बीच पत्थरी है, उसी पत्थरी पे एक छलनी की मदद से हमें पानी देना है। अब शुरुआत के टाइम इसको 1 बाल्टी पानी लगेगा। वो ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन कम से कम 1 बाल्टी पानी लगेगा। हम हमें तब तक पानी डालना है, जब तक वो सारे छेदों से पानी बहकर बाहर ना आ जाए। मतलब जब सभी छेदों से पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा, तो समझ लीजिए कि थैली में जो मिट्टी है, वो पूरी तरह से गीली हो गई है। अब हमारी थैली रोपाई के लिए तैयार है। याद रखिए, जितने पौधे स्वस्थ, उतनी ज्यादा फसल या सब्जियां ज्यादा मिल सकती है। तो हमें स्वस्थ पौधों का चुनाव करना है। जो छेद हमने किए हैं, उसमें सावधानी से जड़ों को बिना नुकसान पहुंचाए रोपाई करनी है। अगर हम इसमें बीज लगा रहे हैं या बीज लगाना चाहते हैं, तो स्वच्छ, अच्छे और स्वस्थ बीज का हमें चयन करना है। और जो छेद है, उसमें ध्यान से बीज को लगाना है। ध्यान रखिए कि बीज ज्यादा अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर वो मिट्टी में बहुत अंदर चले गए, तो उस, उसको मतलब वो ठीक ढंग से तैयार नहीं होंगे, या ठीक ढंग से उसका पौधा हमें नहीं मिलेगा। उसके बाद हमें मिट्टी को गीला करके जो सभी छेद है, वो छेद को अच्छी तरह से ढकना है। अब इसमें जब हम रोपाई की है, उसको हम बोल रहे हैं कि उसको ढकना है। इसका कारण ये है कि अगर हम इसको ठीक से ढकेंगे, तो जड़ों को सहारा मिलेगा और जड़ों को हवा नहीं लगेगी। अगर हमने मिट्टी से नहीं ढका, तो जड़ों को हवा लगकर वो सूखने का डर रहता है और हमारा पौधा मर जाएगा। बीज को भी हमें ढकना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऊपर से पानी डालेंगे, तो वो जो बीज है, वो बहकर बाहर निकल जाएगा। इसीलिए जब हम पौधा लगाएंगे, तभी या बीज लगाएंगे, तभी उसको मिट्टी गिला करके ढकना चाहिए। जब हम रोपाई कर रहे हैं, बीज रोपण कर रहे हैं, तो जिस पौधे को, मतलब ये सवाल तो हमारे मन में आ सकता है कि कौन से पौधे कहाँ लगाएंगे। तो जिस पौधों की जड़ें लंबी हो और बेल वर्गीय हो, बेल वर्गीय सब्जियां हो, तो उसे थैली में ऊपर की तरफ लगाना चाहिए। जैसे टमाटर है, बैंगन है, मूली है, या फिर लौकी है, चिचिंडा है, तुरई है, करेला है, या फिर धनिया पत्ता, या पत्तेदार सब्जियां, या ककड़ी, ये अगर है, तो उसको हम ऊपर की तरफ लगा सकते हैं। और जिनकी जड़ें छोटी है, या उनको बढ़ने वाले पौधे, मतलब सीधा बढ़ने वाले पौधे जो है, वो थैली के बाजू में जो छेद है, उसमें हम लगा सकते हैं। जैसे मिर्ची है, पालक है, भिंडी है, गोभी है, फूल गोभी है, आदि जो सब्जियां है, उसको हम बाजू से लगा सकते हैं। अब इसमें सावधानी क्या बरतनी है, तो वो देखना हम सबसे जरूरी है। जैसे जड़ों को बिना नुकसान पहुंचाए मजबूत और अच्छी तरह से विकसित स्वस्थ रोपाई जो है, उसको लेके जड़ों को बिना नुकसान पहुंचाए हमें उसमें लगाने हैं। दो पौधों के बीच में हमें 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी रखनी जरूरी है, ताकि पौधों को सही मात्रा में पोषण मिलेगा। दो थैलियों के बीच में हमें 2 से 3 फीट तक दूरी रखनी चाहिए, ताकि जब पौधे बड़े हो जाएंगे, तो एक दूसरे को कंपटीशन नहीं करेंगे, और उसमें अच्छी तरह से हवा, उनको हवा अच्छी तरह से मिलेगी, सूरज की किरणें
सही मात्रा में मिलेगी और उनकी जो बढ़त है वो बढ़त अच्छी तरह से हो जाएगी। तो इसीलिए ये ध्यान रखना है कि दो पौधों के बीच में 20 से 25 सेंटीमीटर दूरी हो और दो थैलियों के बीच में 2 से 3 फीट की दूरी हो। अब 1 महीने के बाद अगर हमने ये देखा कि कोई पौधा ठीक से नहीं बढ़ रहा है, तो उसे निकाल देना चाहिए और उसकी जगह हमें नया पौधा लगाना चाहिए। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो पौधा नहीं बढ़ रहा है, तो उसका क्या कारण है? क्या कारण हो सकता है? क्या उसे सही मात्रा में पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? या फिर उसको जब हम लगा रहे थे, तो उसकी जड़ें हमने ठीक से मतलब बिना नुकसान पहुंचाए लगाई थी कि नहीं लगाई थी, या फिर उसको बहुत ज्यादा मात्रा में पानी मिल रहा है। तो ये सब चीजें हमें देखना चाहिए और समझना चाहिए कि ये जो पौधा है, ये पौधा यहाँ पे ठीक से क्यों नहीं आया है, और उसको निकाल के फिर हम उसकी जगह दूसरा पौधा लगा सकते हैं। अब इसमें जब हम शाक वाटिका बोलते हैं, और ये शाक वाटिका तो हमारी और भी थोड़ी नया तरीका है। कम जगह में ज्यादा पौधे लग रहे हैं, उसको बहुत कम मेहनत लग रही है, पानी कम लग रहा है, तो इसमें क्या क्या प्रबंध करने हैं, तो ये देखना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये थैली में खाद की मात्रा सही हो। सही होने से पौधों को पोषण मिलेगा, और इसलिए 1 महीने के बाद अगर वहाँ पे ज़रूरत है, तो ज़रूरत के अनुसार हमें केंचुआ खाद उसमें डाल देना है, ताकि जब फूल आ रहे हैं या फूल आने का मौसम है, तो उस टाइम उसको सही मात्रा में पोषण मिलेगा, और उसके साथ ही साथ उसकी अच्छी तरह से उपज हो जाएगी, उपज बढ़ जाएगी। उसके बाद जल प्रबंधन भी बहुत ज़रूरी है। जैसे शुरुआत में हमें 15 लीटर कम से कम पानी लगा, उसी तरह से हमें यहाँ पे हर दिन सिर्फ 2 या 3 लीटर पानी देना ज़रूरी है। अब बारिश के समय पे कम पानी लगेगा, लेकिन अगर धूप है, ज़्यादा धूप है, तो वहाँ जैसे ज़रूरत है, वो ज़रूरत देख के पानी देना बहुत ज़रूरी है। हमने आपको बताया था शुरुआत में कि ये इस तरीके में पानी कम लगता है। तो अगर मान लीजिए कि हम ये 7 पौधे ज़मीन पर लगा रहे हैं, या फिर वो 9 पौधे हम ज़मीन पर लगा रहे हैं, तो कम से कम हमें 8 से 10 लीटर पानी लगेगा। लेकिन इसमें हमें सिर्फ 2 से 3 लीटर पानी काफ़ी हो जाता है। तो है ना, यहाँ पे मतलब पानी की जो बचत है वो यहाँ पे होती है। अब पानी देते समय ये ध्यान रखना है कि सभी जड़ों को पानी ठीक से मिल रहा है। अब ये कैसे देखेंगे? तो हर एक छेद से पानी, मतलब छेद अगर गीला होता है और उसमें से पानी बाहर आना शुरू होता है, तो समझ लीजिए कि वो पौधे को वहां पे पानी मिल गया है, और पानी सही मात्रा में होना बहुत जरूरी है। अब इसमें आपको और एक सुविधा है। अगर आप 1-2 दिन के लिए मान लो कहीं गाँव जा रहे हैं, तो उस टाइम पानी की बॉटल जो है, वो पानी की बोतल को आप छेद करके उसमें पानी भर के वहाँ पे रख सकते हैं। तो धीरे-धीरे जैसे ड्रिप होता है, वैसे ड्रिप होके आपके पौधों को पानी मिलता जाएगा। तो इसीलिए हम ये कह शुरुआत से ही हमने ये कहा है कि ये जो तरीका है वो बहुत सही तरीका है, और आपको कम पानी में ज़्यादा फसल आप ले सकते हैं। अब रोग और कीट जो है उसको भी हमें ध्यान से नियंत्रित करना है। अगर हमें ज़्यादा उपज चाहिए, तो उसके लिए ये नियंत्रण हमें करना चाहिए। अब आगे हमारे कुछ सेशंस हैं, कुछ विषय है, उसमें हम आपको घर में ही दवा तैयार करने की प्रक्रिया बताने वाले हैं। तब तक हम यहाँ पे हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर हमें रोग या कीट का प्रबंध करना है, तो बाजार से हम निमार्क लेकर आ सकते हैं, और हर 2 से 3 सप्ताह में हम निमार्क
वो छिड़क सकते हैं। तो उसके लिए हमें अगर 1 लीटर पानी है तो उसमें सिर्फ 10 ml नीम अर्क लेके उसको छिड़कना है। तो उससे क्या होगा, तो जो भी कीटक है वो दूर भाग जाएंगे और उसका पौधों को लाभ मिलेगा। अब इसके साथ ही साथ पौधों को सहारा देने की बहुत जरूरत होती है। जैसे बेल है, बेल वाली सब्जियां है, तो उसको सहारा देना जरूरी है। उसके साथ ही साथ टमाटर है, बैंगन है, उसको भी सहारा देने से उपज बढ़ जाएगी। थैली को भी अगर हम सही ढंग से सहारा देंगे तो अंदर की जो जड़ें हैं वो मजबूत हो जाएगी। कुछ खरपत अगर दिखाई देती है तो उसे समय समय पर निकालना जरूरी है। और ऊपर से मिट्टी को थोड़ा सा हम हिला सकते हैं ताकि जड़ को हवा मिल जाएगी और उसका पोषण होने में मदद मिलेगी। अब इससे हमें कितना उत्पादन मिलता है, तो जैसे एक थैली भरने के लिए हमें 130 या 200 रुपए इतना खर्चा आता है। अगर हम मिट्टी बाहर से भी खरीदते हैं तो थोड़ा सा खर्चा बढ़ जाएगा, लेकिन एक मौसम में हमें कम से कम 8 से 10 किलो तक उपज मिलती है। उसका अगर हम बाजार मूल्य देखते हैं तो वो 320 या 400 रुपए तक होता है। और बैंगन को तो हम अगर एक बार लगाते हैं तो उसे 2 साल तक हम उससे फसल ले सकते हैं। यहाँ पर हम आपको एक वीडियो भी दिखाएंगे। अब इसमें और एक फायदा है कि जब ये अपनी बैग है, ये अगर आपने अच्छी वाली बैग ली है, जैसे अंदर से उसको प्लास्टिक का कोटिंग है, तो ये बैग आपकी 3 साल तक चल जाती है। और यही मिट्टी को आप निकाल के दूसरे थैले में डाल सकते हैं। सिर्फ दोबारा डालते समय आपको जो शुरुआत में तरीका अपनाया था वही तरीका अपनाना है और उसी तरह से फिर से आपको ये बैग भरनी है। तो दोबारा आपको मट्टी का खर्चा जो है वो नहीं आएगा। तो इसी तरह से आपको कम खर्चे में ज्यादा उत्पादन तो मिल जाएगा, उसके साथ ही साथ बिना रसायन वाली सब्जी आपको मिल जाएगी। और जब आपका जी करता है या जब जरूरत है तभी आपको आपकी ये जो थैलियां है इसी से आप सब्जी ले सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम रुकते हैं, हम एक वीडियो देखेंगे। मतलब अभी तक मैंने आपको जो तरीका बताया वो थैली भरने का तरीका हमने ये वीडियो में दिखाया है। तो उसमें एक विज्ञान आश्रम का जो एक छात्र है, उसी ने अपने घर में थैली भरते समय ये वीडियो बनाया है। तो ये वीडियो हम आपको दिखाएंगे और उसके बाद अगर आपके कुछ सवाल है तो वो सवाल पे हम बातचीत करेंगे। धन्यवाद। अच्छा, अभी तक हमने जो इन्फॉर्मेशन स्लाइड्स पे देखी थी, वही इन्फॉर्मेशन जो है वो एक हमने छोटा सा वीडियो बनाया है। ये वीडियो हम आपको ग्रुप में भी शेयर करेंगे, ताकि जब आपको बैग भरनी है तब आप उसे उसे देख के भर सकते हैं। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने मिट्टी ली है, राख ली है, उसके बाद हमने अच्छा सा खाद लिया है, पौधे लिए हैं, हरी जो पत्ते पत्ते हैं वो पत्ते ले लिए हैं, और पथरी भी ले ली है। तो ये सब सामान हमको इकट्ठा करना है। उसके बाद पथरी को छोड़ के बाकी सब सामान जो है वो हमें एक साथ मिलाना है, और वो बहुत अच्छी तरह से मिलाना है, ताकि जो खाद है वो पूरी मिट्टी में मिल जाएगा, पत्ते भी मिल जाएंगे। फिर उसके बाद जहाँ पे हमें पौधे रखना है वहां की जगह हमें इस तरह से साफ करके लेनी है। और जो बैग है वो बैग में सबसे पहले 10 इंच तक मिट्टी डाल के एक ईटा रखना है, उसके ऊपर एक पाइप रखनी है, और वो पाइप में हमें पथरी रखनी है। और उसके बाद धीरे धीरे ये जो पाइप है वो नीचे से ऊपर तक हमें धीरे से लेनी है, ताकि इस तरह से हमारी जो पथरी है वो बीचों बीच गिर जाएगी। उसके बाद ऊपर से 10 इंच जगह खाली रखनी है, ताकि अगर हम पानी इसमें डाल देते हैं तो फिर पानी उसमें से बह ना जाए। तो इसलिए हमें ये जगह यहाँ पे ऐसे खाली रखनी है। फिर मार्किंग चाहिए आप पहले कर ले या फिर बाद में भी कर सकते हैं। नीचे से कुछ 10 इंच तक जगह हमको छोड़नी है। उसके बाद हमें ऐसे ट्रायंगल में मार्किंग करना है, जो हमने स्लाइड में भी देखा था।
फिर उसको ऊपर के 2 जो है कोने उसको काट देना है, और काटने के बाद हमें इसमें पानी देना है। तो ध्यान रखिए कि पानी हमें धीरे से और पथरी के ऊपर ही देना है, ताकि वो पूरे मिट्टी में नीचे मिल जाएगा। और इतना पानी हमें देना है कि जो सभी जो हमने छेद किए हैं वो छेदों से पानी बह के बाहर आना चाहिए। तो पहली बार पानी बहुत हमें सावधानी से और अच्छे से देना है। उसके बाद जो छेद किए हैं वहां की थोड़ी सी मिट्टी हमें निकाल के उसमें ध्यान से और आराम से पौधे लगाना है, ताकि उसकी जो जड़ें है वो जड़ें ठीक से अंदर चली जाएगी। और जैसे हमने बताया था वैसे मट्टी गीली करके वो छेदों को ढकना है, ताकि अंदर हवा ना लगनी चाहिए, और जो हमारे जड़ें हैं वो सूखनी नहीं चाहिए। तो इसी तरह से हमें हर एक बैग को भरना है, और उसके बाद उसे ठीक से हमें सपोर्ट करना है। जितने भी छेद हमने लगाए थे उसमें इस तरह से पौधों को लगा के हमारा जो ये वर्टिकल गार्डन है, या जो थैली में जो हमने शाक वाटिका की है उसे हमें तैयार करने हैं। तो ये वीडियो हम आपको भी दे देंगे, और अभी अगर आपके कुछ सवाल है तो वो हम उसके ऊपर बातचीत करेंगे। धन्यवाद भक्ति मैडम। धन्यवाद वैशाली। अभी हमारा ये वर्टिकल बैक का जो सेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। मैं ये आज का पीपीटी जो है वो हमारा सेशन होने के बाद शेयर करूंगी, और ये वीडियो भी मैं शेयर करूंगी। और 1-2 दिन के बाद हमारे पूरे सेशन का जो आज का लिंक है यूट्यूब पे जो हम अपलोड करेंगे, वो भी हम जल्दी अपलोड होने के बाद आपको लिंक भेज देंगे। अभी हम इस आज के सत्र में जिनको भी कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आपको अगर कुछ पूछना है तो आप जरूर पूछ लीजिए। सतीश पाटिल, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। सतीश पाटिल। हाँ हाँ, हेलो मैडम। हाँ बोलिए। ये पूरे सेशन आपका आप सुन रहे हैं? आप सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ हाँ, हेलो। मुझे बिल्कुल सुनाई दे रहा है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अभी मैडम ने पूरे सेशन में वो लाल मिट्टी का जिक्र किया है सिर्फ, लेकिन सब जगह तो लाल मिट्टी नहीं मिलती। कहाँ कहाँ काली मिट्टी भी होती है, सफेद होती है, या मिक्स मिट्टी होती है। तो उससे क्या क्या फर्क क्या पड़ता है? लाल ही मिट्टी लेना चाहिए या दूसरी मिट्टी भी चल सकती है? आपका सवाल बहुत ही अच्छा है, मतलब आपने बहुत अच्छे से पॉइंट को उठाया है। लाल मिट्टी तो सबसे बेहतरीन है ही, लेकिन अगर हमारे पास लाल मिट्टी नहीं है, काली मिट्टी है या दूसरी है, तो उसमें तो क्या होता है कि पानी जो हम बैग भर रहे हैं, थैली में हम जमीन को तैयार कर रहे हैं, तो जब हम पानी देते हैं तो वो मिट्टी जो है वो कड़ी बन जाती है। लेकिन अगर आपके पास लाल मिट्टी नहीं है और दूसरे तरीके की मिट्टी है, तो भी कोई बात नहीं है। सिर्फ उसमें आपको रेती मिलानी पड़ेगी। मतलब एक भाग अगर आप रेती मिलाते हैं और उसके साथ ही साथ जो हरी पत्तियां है, जैसे नीम बताया, ग्लिरिसिडिया बताया, या आपके पास अगर वो करंज बोलते हैं, करंज है, तो उसके पत्तियों को अगर आप उसमें मिक्स करते हैं तो वो मिट्टी जो है वो थोड़ी सी हल्की हो जाएगी, और अंदर जो पानी जमने का ये चांस है वो उसमें नहीं रहेगा। तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास लाल मिट्टी नहीं है तो भी आप ये थैली में सब्जी लगा सकते हैं। बस आपको ये जो मैंने अभी आपको बताया उतना ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, थैंक यू। वीणा देवी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। वीणा देवी। वीणा जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। आपको कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकती है। आप अपने यहाँ पे आपका आवाज शुरू कर दीजिए, अनम्यूट कर लीजिए आप खुद को। मृणालिनी जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप प्रश्न पूछ सकती है। जी, भक्ति जी, ये जो प्लांट्स के जो नाम बताए जो काली मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं, उनके हाँ। बोटेनिकल नाम भी आप बता सकते हैं? क्योंकि कई बार लोगों को इस नाम से अगर पता नहीं है तो हमें वो लोकल लैंग्वेज के हिसाब से उनके नाम पता होने चाहिए, इसीलिए उनके नाम बता दीजिएगा।
धन्यवाद। ओके, बिल्कुल हम इसको ग्रुप में डालते हैं। ग्रुप में आपको बोटेनिकल नाम डाल देंगे और उसका फोटो भी हम आपको दे देंगे, फ्लावर का या पत्तों का, तो आपको मतलब समझ में आएगा। जैसे नीम तो धन्यवाद। हम सभी जगह यूज होता है, फिर भी हम बोटेनिकल नाम आपको ग्रुप में दे देंगे। जी, शुक्रिया। वीणा देवी, आपने फिर से हैंड रेज किया है, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्ते, बोलिए। हाँ जी, नमस्कार। थैली में कितने पौधे लगाएंगे? जैसे थैली में जो छेद किए हैं, तो इसमें कितने पौधे लगेंगे एक थैली में? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। जैसा हमने बताया कि अगर आपके पास 30 केजी अनाज की बोरी है, मतलब छोटी बोरी है, तो उसमें आप 6 से 7 पौधे लगा सकते हैं। और अगर आपके पास 50 किलो की बोरी है, मतलब जैसे यूरिया या 50 किलो की होती है ना बड़ी सी, तो उसमें हाँ आप जी। 7 से 9 पौधे लगा सकते हैं। सिर्फ इसमें एक बात है कि 2 पौधों के बीच में हमें, जो हम ट्रायंगल में उसको छेद ले रहे हैं, और जैसे आपने देखा होगा कि एक मतलब क्रॉस करके हमने छेद लिए हैं, एक के नीचे एक हाँ जी। तुरंत नहीं लिया है, तो वो 2 पौधों के बीच में हमें 20 से 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखना है। तो उसी हिसाब से आप 5 से 6 या 7, 30 किलो की बोरी है तो उसमें 6 से 7 पौधे लगा सकते हैं। 6 पौधे बाजू में और 1 पौधा ऊपर। और जो 50 किलो की बोरी है उसमें 7 पौधे आप बाजू में लगा सकते हैं और 2 पौधे ऊपर लगा सकते हैं। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू। जी, और किसी को कुछ सवाल पूछना है तो आप पूछ लीजिए, हम और 5 मिनट के लिए रुकते हैं। मैम, अगर कोई पूछ नहीं रहा है सवाल तो मैं पूछ सकती हूँ, हाँ, मृणालिनी? जरूर जरूर बिल्कुल, जरूर, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल, पूछ बिल्कुल। लीजिए। एक सवाल है मेरा कि जो हमने पत्थरी डाली थी, हाँ, वो हम किस लिए हुँ। डालते हैं और वो किस प्रकार की होनी चाहिए? उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है? ओके, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये बैग अगर हम थैली में शाक वाटिका कर रहे हैं तो उसमें पत्थरी डालना बहुत जरूरी है। तो एक तो ये है कि पत्थरी जो जैसे 1 इंच या 1.5 इंच की होती है, उसी टाइप की होनी चाहिए। वो उसका कुछ ये नहीं है कि कैसी होनी चाहिए वो। सैंड हमारी रेती है, रेती के थोड़े बड़े बड़े पत्थर है वो भी हो सकते हैं, या फिर आपके पास ईटा के टुकड़े हैं तो वो भी हो सकते हैं, या फिर जैसे स्लैब के लिए वो पथरी लाते हैं वो भी हो सकती है। तो जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी पथरी डालने का मेन रीजन ये है कि जैसे हम लोग थैली में मट्टी बना के सब्जी लगा रहे हैं, तो अगर हम ऊपर पानी डालते हैं तो वो ऊपर के ऊपर ही रह जाता है, नीचे तक जाने में काफी टाइम लगता है, काफी दिन लगता है। हमें कभी कभी लग जाता है कि अरे पानी तो हमने डाल दिया है। तो पथरी जो हम बीचों बीच डालते हैं और पथरी पे जब पानी डालते हैं तो नीचे तक पानी आसानी से चला जाता है और वो पूरे थैली में वो फैल जाता है। तो उसका ये एक रीजन है। और दूसरा ये है कि अभी आप समझ लीजिए कि ये हम 2 या 2.5 फीट की थैली भर रहे हैं, तो उसमें नीचे अगर जमीन में हवा ठीक से नहीं रहेगी तो पौधों को बढ़ने के लिए चांस नहीं मिलेगा, मतलब जो जड़ें हैं जड़ों को बढ़ने के लिए चांस नहीं मिलता है। तो इसका मतलब मट्टी में हवा भी बहुत जरूरी होती है। तो पानी के साथ साथ हवा भी सभी तरह से मिले, इसीलिए हम पथरी डालते हैं। और मैंने ये आपको बार बार बताया है कि जब हम पानी डालेंगे तो पानी हम पथरी पे डाल रहे हैं, पथरी पर डालना है, ताकि जब पानी नीचे जाता है तो अपने आप वहां पे हवा के लिए भी जगह बन जाती है। तो ये इसका मेन रीजन है। अगर आप पथरी नहीं डालेंगे तो आपके ऊपर के पौधे तो अच्छे आएंगे, ऊपर जो 2-3 लगाए हैं वो, लेकिन नीचे के पौधों को पानी नहीं मिलेगा। और जब आप पानी दे रहे हैं तो ये चीज ध्यान में रखना है कि नीचे का जो छेद है वहीं से भी पानी बह के बाहर आना चाहिए। जब उधर से मतलब हर एक छेद से जब पानी बाहर आता है या वहां पे गीला होता है, तभी ये समझ लेना है कि हमने जो पानी दिया वो पूरी थैली को मिल गया। और आप ये देखिए, आपके कुछ
हो सकते हैं बाद में, लेकिन हम एक थैली रखते हैं, उसको सिर्फ 1.5 फीट बाय 1.5 फीट की जगह लगती है, और वो 1.5 जी फीट में हम 7 से 9 पौधे लगाते हैं, और ये हम पिछले 6-7 साल से कर रहे हैं। और इसके रिजल्ट इतने अच्छे हैं कि जहाँ पे जगह नहीं है, बहुत कम जगह है, वहां पे लोग बस 1.5 फीट में 6-7 पौधे लगा के उससे अपने घर की थोड़ी सी जो जरूरत है वो पूरी कर सकते हैं। तो ये जी इसकी ब्यूटी है। और आप लगा लीजिए, जब आपको लगाते समय भी अगर कुछ सवाल आते हैं, आपको कुछ दिक्कत आती है, तो आप हमारे ग्रुप पे कभी भी उसको उसके बारे में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जी 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 शुक्रिया। वैशाली, मैंने आपको को होस्ट बना दिया है, तो आप अपना वीडियो शुरू कर सकते हैं अगर चाहे तो। और ओके। हाँ हाँ, गुड। नाउ लाइव हो जाता है ना, फिर आप अगर आप क्वेश्चंस पूछना। या राइट राइट राइट। तो हाँ, मैंने अभी कुशल बालाजी को मैंने अनम्यूट किया है। कुशल बालाजी, आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं? कुशल जी। हेलो। अगर कुछ हाँ, सवाल, बोलिए। आप बोलिए। हरिओम जी। हाँ हरिओम। हाँ जी, हाँ जी। ये जो खाद बताई है आपने पौधे के लगाने के बाद, ये कब और कितने दिनों के बाद देनी चाहिए केंचुआ खाद? एक ओके। मिनट। बहुत बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक तो हम जब थैली भर रहे हैं उसी टाइम भी हम खाद दे रहे हैं, वो अपना केचुआ खाद हो या फिर अपना गोबर का खाद हो। लेकिन हाँ जी हाँ एक जी। महीने मतलब जब पौधे लगाने के बाद जब 1 महीना हो जाता है, तो पौधों में जान आती है और उसके फल आना शुरू हो जाते हैं। फूल आना शुरू हो जाते हैं, तो उसी समय उसको खाद की जरूरत है। तो 1 या सवा महीना जब होता है, तब आपको थोड़ा सा खाद उसको देना है। हालांकि मतलब 200 ग्राम 250 ग्राम इतना भी चलेगा, या आधा केजी भी आप दे सकते हैं। और जब फल आना शुरू होता है, मतलब और 15 दिन या 20 दिन के बाद, तभी भी आपको एक बार खाद देना जरूरी है। तो आप उसको रिपीटेडली, मतलब फिर उसके बाद हर एक महीने में आप 1 या 2 बार दे रहे, तो उससे फल आने में और फल अच्छा आने में काफी मदद मिलेगी। तो थैंक यू मैम। इस टाइप से आपको खाद देना है। या ठीक। वेलकम। थैंक यू मैम। और किसी को कुछ सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं, और हम और 5 मिनट के लिए रुकते हैं। कुशला देवी, आपने हैंड रेज किया था, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अपना सवाल पूछ सकती है। हाँ जी, हरिओम जी। हरिओम जी। ये जो आपने बताई ना पाइप, तो पाइप क्या ये थाले के लास्ट तक जानी चाहिए? पथरी वाली पाइप। हाँ राइट, आपका सवाल बहुत अच्छा है। फिर से एक बार दोहराती हूँ कि जब हम बैग भरना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमें उसमें 10 इंच तक, मतलब एक इतना बोलते हैं ना, इतना तक हमें मट्टी से भरना है बैग को। फिर उसके बाद हमें एक ईटा का टुकड़ा रखना है, और वो टुकड़े पे हमें पाइप रखना है। हम अगर ऐसे ही पाइप रखेंगे तो वो नीचे से मट्टी से भर जाएगा, और फिर हमारा जो पथरी जो रखी है वो नीचे तक नहीं जाएगी। तो इसीलिए हमें नीचे भी ईटा का टुकड़ा रखना है, उसके ऊपर हमें पाइप रखनी है, और फिर पाइप को भरना है। और धीरे से, हल्के से, मतलब ऐसे उसको घुमा घुमा के धीरे धीरे से ऊपर उठाना है, ताकि जो पतरी है वो धीरे धीरे गिर गिर के फिर ऊपर तक आ जाएगी। जो आपने अभी वीडियो में भी देखा और पिक्चर, और ये सभी पिक्चर्स जो है वो हमारे खुद के हैं, मतलब हमने खुद ये सब बैग्स भरे हैं, वही आपको दिखाया है। हाँ, और मैं इसमें और एक ऐड करना चाहती हूँ कि कई लोग कभी-कभी क्या होता है कि वो पाइप वैसा ही छोड़ देते हैं और पौधे छोड़ लगा देते देते रहे। हैं। हाँ, तो उससे कुछ फायदा होने ही वाला नहीं है, क्योंकि अगर पाइप वैसा ही रह जाता है तो पथरी से पानी नीचे जाके वो थैली के नीचे वाले हिस्से में ही पानी भर जाता है पूरा। तो पौधे लगाने से पहले हमको वो पाइप निकालना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेज है। क्योंकि मैं फिर से ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हमारे जो पिछले हमने कोर्स किए हैं उसमें 2-3 बार हमें ये एक्सपीरियंस हुआ है कि लोग
वो हाँ। पाइप निकालते ही नहीं है, तो पाइप निकालना ही ये इम्पोर्टेंट स्टेप है उसमें। परवेश जी को मैं अनम्यूट करती हूँ। परवेश जी, आप पूछना चाहेंगे कुछ? हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्ते। हाँ जी, तो मैम इसमें जैसे कि आप बैग बता रहे हो ना, तो हाँ, हाँ। अभी पिछले 2 साल से मैंने कुछ बैग भरे थे। तो क्या हो रहा है कि ये जो बैग का जो मतलब लाइफ है, वो काफी टाइम नहीं होती है। वो मतलब कि उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे सीमेंट बैग है, तो उसकी एक ही साल में वो जो है वो फट के फिर बेकार हो जा रहा है। तो इसके लिए हमें कौन सा बैग चाहिए फिर जिसकी लाइफ जो है वो ज्यादा हो? तो इसमें थोड़ा सा हाँ, सजेशन करेंगे आप तो? बिल्कुल। जैसे मैंने बोला कि जैसे अपना आप खाद डालते होंगे ना, यूरिया क्या बोलते हैं आप, यूरिया को पता नहीं, तो उसमें अंदर से एक प्लास्टिक का कोटिंग होता है, प्लास्टिक का बैग थैला अंदर से उसके साथ फिक्स किया हुआ होता है। वो बैग अगर आप लेते हैं तो वो और 2-3 साल चलेंगे। या फिर अभी मार्केट में ग्रो बैग करके आ रहे हैं काफी सारे। हमारे जो एक एक्सपर्ट है इसमें, गणेश पिंगले सर, तो वो भी अभी उस टाइप से बैग्स बना रहे हैं जिसका लाइफ 5-6 साल का है। तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक सलाह दूंगी कि आप जो ये अपना यूरिया का बैग है उसी को इस्तेमाल कीजिए, तो वो 2 साल 3 साल तक चल जाती है। और उसके बाद उसको निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मट्टी है, वो मट्टी का जो उपजाऊ है, वो उपजाऊ सब निकल जाता है। तो मट्टी को बाहर निकाल के, थोड़ा धूप दे के, उसमें से पथरी बाजू निकाल के फिर से अगर आप वही प्रोसेस करते हैं, तो आपके जो पौधे हैं वो अच्छे आएंगे। तो इसलिए 1-2 साल में तो आप हमें मट्टी निकाल के उसको फिर से प्रोसेस करके भरना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि मैंने आपका आंसर दे दिया है। हाँ, परवेश जी, और एक चीज़ जैसे वैशाली मैडम ने बताया है कि हमारे एक्सपर्ट जो है गणेश पिंगले, वो भी अभी है इस वेबिनार में। मैं उनको बताऊंगी कि वो उनके जो प्रोडक्ट्स है, उनके वर्टिकल बैग के लिए मतलब 3 बैग्स और 1 बेड ऐसा कुछ एक सेट रहता है। अलग-अलग टाइप के सेट है उनके। तो अगर आप चाहें तो आप उनको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके भी आप उनसे बात कर सकते हैं। मैं उनको बताऊँगी, वो ग्रुप पे हमारे शेयर करेंगे बैग्स के फ़ोटोज़। जी तो हाँ, उसके हाँ, उसके हाँ। फोटोग्राफ्स अगर वो शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, हाँ। और हो सकता है कि आपके उधर भी किसी को ये आइडिया मिल जाएगा बैग्स बनाने का, वो एक और अलग सा बिजनेस हो सकता है। जी, जी। हाँ, हाँ, हाँ। वो तो है ही।